मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में 2 दर्जन उम्मीदवार ऐसे जिन पर विधायक बनने के बाद भी मंडराता रहेगा सदस्यता जाने का खतरा। 13 कांग्रेस तो 10 बीजेपी और 1 बीएसपी से उम्मीदवार। 17 साल से चल रहे इन पर आपराधिक मुकदमे और इन मुकदमों में वो दोषी हुए तो जाएगी विधायकी। एडीआर की रिपोर्ट के आधार पर 10 सूत्र की गहन पड़ताल। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले धान के मुद्दे पर घिरी कांग्रेस। जयराम रमेश के बयान ने बढ़ाई परेशानी। बीजेपी ने जयराम को कहा धन्यवाद। रमन सिंह बोले चुनाव से पहले आपने स्वीकारा सच। भूपेश बघेल कह रहे झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। जानकार बोले टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है धान का ये मुद्दा। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद धरे के धरे रह गए बड़े बड़े दावे। दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशी चयन के लिए समय के हिसाब से बदलती दिखी रणनीति। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं खास खबरों का बेहद खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की चुनावी खबर के साथ। चुनाव में वोट हासिल करने के लिए राजनीतिक दल खूब दावे करते हैं कि उनके कैंडिडेट्स एकदम नीट एंड क्लीन है, यानी साफ सुथरे हैं और उन पर कोई क्रिमिनल केस, कोई आपराधिक मामले नहीं चल रहे हैं। लेकिन हकीकत में ये दावे सिर्फ दावे ही होते हैं जो कभी भी अमल में नहीं आ पाते। टिकट देने के लिए सिर्फ एक ही फार्मूला लगता है और वो है कैंडिडेट का जिताऊ होना। जिताऊ चेहरा ही एकमात्र फार्मूला है, फिर चाहे उस कैंडिडेट पर कितने भी गंभीर मामले दर्ज क्यों ना हो या उसकी छवि पर बट्टा लगे तो क्या। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 10 सूत्र ने प्रदेश के ऐसे विधायकों के जो अब उम्मीदवार हैं, तो उम्मीदवार कहना ज्यादा बेहतर होगा, ऐसे उम्मीदवारों के नाम खंगाले जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और उन पर सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। ये जानकारी 2018 के शपथ पत्र के आधार पर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने साझा की है। देखिए हमारे विशेष संवाददाता अरुण तिवारी की ये रिपोर्ट। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जीतकर विधायक बने ऐसे 24 नाम हैं जिन पर सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। अभी इन पर आरोप तय हो गए हैं, लेकिन यदि ये दोषी साबित होते हैं तो सदस्यता जाना तय माना। धारा 8 की उपधारा 1, 2, 3 में यही प्रावधान है जिसके तहत इन पर मामले चल रहे हैं। इनमें 7 विधायक तो ऐसे हैं जिन पर 10 से लेकर 17 साल से मुकदमे चल रहे हैं। जिन पर सदस्यता जाने का खतरा है उनमें कांग्रेस से 13, बीजेपी से 10 और बीएसपी से 1 विधायक और अब उम्मीदवार शामिल हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं उन विधायकों के नाम जिन पर 10 से 17 साल से मुकदमे चल रहे हैं। नागदा खाचरोद से कांग्रेस के विधायक दिलीप गुर्जर जिन पर 17 साल से मामले चल रहे हैं। अमरपाटन से बीजेपी विधायक राम खिलावन पटेल पर 16 साल से, रामपुर बघेलान से बीजेपी के विक्रम सिंह पर 15 साल से, तराना से कांग्रेस के महेश परमार पर 13 साल से, गोटेगांव से कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति पर 12 साल से, मुल्ताई से कांग्रेस के सुखदेव पानसे पर 10 साल से और राजनगर से कांग्रेस के विधायक विक्रम सिंह नाती राजा पर 10 साल से मुकदमे चल रहे हैं। अब देखते हैं बीजेपी के ऐसे कितने विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं और उन पर सदस्यता जाने का खतरा मंडरा रहा है। अमरपाटन से राम खिलावन पटेल, आरोप मानहानि। रामपुर बघेलान से विक्रम सिंह, आरोप बिना अनुमति घर में घुसना, चोट पहुंचाने के लिए हमले की तैयारी, गंभीर चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, विस्फोटक पदार्थ से नुकसान पहुंचाना। रीवा से राजेंद्र शुक्ला, 2 या 2 से अधिक कानून के खिलाफ कुछ करते हैं या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध, ऐसे व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। मनासा से अनिरुद्ध मारू, खतरनाक अपराध से जानलेवा हमला और आपराधिक धमकी देना। बहुरीबंद से प्रणय पांडे, 2 या 2 से अधिक कानून के खिलाफ कुछ करते हैं या भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध है, ऐसे व्यक्ति उस अपराध के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। सिमरिया से केपी त्रिपाठी, खतरनाक हथियार से जानलेवा हमला। हरदा से कमल पटेल, आपराधिक धमकी और हत्या का प्रयास। पवई से प्रहलाद लोधी, ऐसा अपराध जो मौत के इरादे से ना किया गया हो लेकिन मौत का कारण हो और स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, गंभीर चोट पहुंचाना। इसी तरह
बड़वाह से सचिन बिरला बीजेपी के विधायक हैं, जिन पर मारपीट या आपराधिक बल प्रयोग करने के मामले चल रहे हैं। अब देखते हैं कांग्रेस के ऐसे विधायकों की सूची। तो नागदा खाचरौद से नाम आता है दिलीप गुर्जर का, जिन पर घातक हथियार से जानलेवा हमला करना, गंभीर चोट पहुंचाना, उपद्रव या दंगा, घातक हथियार का प्रयोग जिससे मौत संभव, ये आरोप दर्ज है। तराना से महेश परमार, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, वसीयत की जालसाजी और कूटरचित दस्तावेज का उपयोग। गोटेगांव से नर्मदा प्रसाद प्रजापति, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, घातक हथियार का उपयोग जिससे मौत संभव हो, बलवा और आपराधिक बल का प्रयोग। मुल्ताई से सुखदेव पान से, हत्या, महिला पर सार्वजनिक स्थल पर आपराधिक बल का प्रयोग। गाडरवारा से सुनीता पटेल, उपद्रव या दंगा, जानलेवा घातक हथियार का उपयोग, मारपीट और बल प्रयोग। राजनगर से विक्रम सिंह नाती राजा, आपराधिक बल का प्रयोग, जानबूझकर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हमला, कूटकरण के लिए सामग्री उपयोग में लाना। परासिया से सोहनलाल वाल्मीकि, उपद्रव या दंगा। दतिया से घनश्याम सिंह, गिरफ्तारी का प्रतिरोध या बचने का प्रयास, लोक सेवक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। धार से प्रताप ग्रेवाल, आपराधिक धमकी और पहचान छिपाना। राऊ से जीतू पटवारी, लोक सेवक को स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और आपराधिक धमकी। काला पीपल से कुणाल चौधरी, लोक सेवक को डराने के लिए स्वेच्छा से चोट पहुंचाना। आगरमालवा से विपिन वानखेड़े, लोक सेवक को डराने के लिए चोट पहुंचाना और महिला की लज्जा भंग करने की कोशिश करना। इसके अलावा सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा का नाम आता है, जिन पर धोखाधड़ी, हत्या का प्रयास और आपराधिक धमकी देने का आरोप है। बीएसपी से पथरिया की विधायक रामबाई पर बिना अनुमति घर में घुसने, चोट पहुंचाने की तैयारी और गलत तरीके से दबाव बनाने का केस चल रहा है। अब सवाल ये है कि यदि क्रिमिनल बैकग्राउंड ही जिताऊ का आधार होगा तो फिर नीट एंड क्लीन राजनीति की कल्पना कैसे की जा सकती है? इस पर सोच विचार करना बेहद जरूरी है। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ जहां धान का मुद्दा सियासी तौर पर पहले ही गरमाया हुआ था और कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बयान देकर इस पूरे मामले में आग में घी डालने जैसा काम कर डाला है। और उनके इस बयान पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में जरा भी देरी नहीं की। यानी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर धान खरीदी के मसले को लेकर घिर गई है। जयराम रमेश के बयान के बाद अब कांग्रेस का एक बड़ा दावा बेकार साबित हो सकता है और सबसे अहम मुद्दा कांग्रेस के हाथ से छिटक भी सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और जयराम रमेश ने ऐसा क्या कहा है, देखिए रायपुर से हमारे संवाददाता शिवम दुबे की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हमेशा से ही किसान और धान का मुद्दा गूंजता रहा है और ये बहुत अहम बिंदु भी रहा है। कांग्रेस ने हमेशा ये दावा किया है कि छत्तीसगढ़ में जो धान खरीदी की जाती है उसका पैसा राज्य सरकार देती है। वहीं जब भी पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आते हैं तो उनका भी ये दावा रहता है कि पूरा पैसा जो धान खरीदी का है उसके लिए केंद्र सरकार भुगतान करती है। लेकिन जयराम रमेश ने आज एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे सियासी गलियारों में ये कहावत तैरने लगी है कि भई गति छतुंदर सांप वाली। जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा होता है एमएसपी का, उसके ऊपर 600 रुपया छत्तीसगढ़ रुपया देता है, 600 रुपया ज़्यादा इनपुट सब्सिडी। अगर केंद्र सरकार की ओर से 2500 है तो यहाँ 600 रुपया उस पर उसको और ऐड कीजिएगा। अगर 3000 है तो 3400 होगा। तो यही आज के मुताबिक आज जो 2023-24 की ये जो केंद्र सरकार की ओर से घोषणा की गई है वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल की है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि 2800। जयराम रमेश का यही वो बयान है जिसने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मुश्किलों में डाल दिया, क्योंकि बीजेपी ने इस बयान को हाथों हाथ लिया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कांग्रेस को घेरने में देरी नहीं। डॉक्टर रमन सिंह ने जयराम रमेश को धन्यवाद देते हुए लिखा कि आपने कांग्रेस के अंतिम दिनों में सत्य स्वीकार किया। यही बात तो हम तब से समझा रहे थे कि प्रति क्विंटल धान में 2200 रुपए केंद्र सरकार देती है और सिर्फ 440 रुपए की सब्सिडी राज्य सरकार देती है। लेकिन भूपेश बघेल जी हैं कि झूठ की दुकान से नारे लगाते रहते हैं कि पूरा पैसा राज्य सरकार देती है। अब भूपेश बघेल का वो कौन सा बयान है वो भी सुन लेते हैं।
प्रधानमंत्री जी आए थे, झूठ परोस के चले गए। धान हम लोग खरीदते हैं। धान खरीदी केंद्र किसने खोला? राज्य सरकार ने। सोसाइटियों में वृद्धि किसने की? राज्य सरकार ने। 20 क्विंटल लेने का फैसला किसने किया? तो आज जब चुनाव आया तब ये कह रहे हैं कि पैसा हम देते हैं, और उसके पहले यही रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। अरे नहीं, गाली देने की हमारी परंपरा नहीं। जब डबल इंजन की सरकार थी, आपको याद होगा 2014 में इन्होंने फैसला किया कि 15 क्विंटल की जगह 10 क्विंटल खरीदी होगी। किया था कि नहीं किया था? तो डबल इंजन की सरकार में 10 क्विंटल कैसे हो गया? और डबल इंजन की सरकार थी तो 300 रुपया बोनस चुनाव के समय क्यों मिलता था, बचत समय क्यों नहीं मिलता था? मैं तो कल ही पत्र लिखा हूं प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने बोनस देने के लिए मना किया है। किसानों को बोनस नहीं देना है। हमने कहा बोनस की अनुमति दो। 2 साल रमन सरकार नहीं दिया है बोनस का पैसा, वो पैसा भी हम किसानों को देंगे, अनुमति भर तो दे दो। भूपेश बघेल का ये वही बयान है जिसमें कांग्रेस अपने सबसे अहम मुद्दे को लेकर अब तक बड़े बड़े दावे करते आई, और वो मुद्दा है धान खरीदी। अब मामला इतना गंभीर हो गया है कि सीएम भूपेश बघेल इसे लेकर पीएम पर झूठ बोलने का आरोप करते रहे हैं। खैर, इस मुद्दे को लेकर जानकारों का क्या रुख है वो भी जान लेते हैं। जी, निश्चित तौर पे आज जो सियासी बवाल हुआ है वो जयराम रमेश जी का जो बयान आया है कि केंद्र से पैसा 2500 आता है, उस पे ही एक था। तो जाहिर सी बात है कि जो विवाद चल रहा है छत्तीसगढ़ में कि धान का पैसे देता कौन है, केंद्र प्रधानमंत्री जी अपना दावा करते हैं, भूपेश जी अपना दावा करते हैं, और वहीं इस बीच जो है इन दावों के बीच जयराम रमेश जी ने जो कहा कि हम जो 600 रुपए देते हैं अलग से, केंद्र के मान लीजिए 2500 आता है तो 600 हम देते हैं, 3100, तो जाहिर है इसमें सियासी बवाल होना है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि इसकी पूरा का पूरा पैसा हम देते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं तकलीफें क्रिएट हो सकती है या मुश्किल में कांग्रेस हो सकती है। हालांकि जयराम रमेश जी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बड़ी साफ सुथरी बात करके ये बता दिया। उनकी बात से जो अंदाजा लग रहा है या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 2500 जो केंद्र से आता है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की बात पे अपनी मुहर लगा दी है कि पैसा तो केंद्र से ही आता है। जयराम रमेश के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा शुरू हो चुकी है कि कांग्रेस का सबसे अहम मुद्दा चुनाव से एन पहले उससे छूटता नजर आ रहा है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस जयराम रमेश के इस बयान पर क्या रिएक्शन देती है और डैमेज कंट्रोल करती है, और बीजेपी इस मुद्दे का किस तरह सियासी फायदा उठा पाए। क्यों, अब तो जानकार भी यही मान रहे हैं कि ये चुनाव के लिहाज से बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। असल में जो धान होती है वो छत्तीसगढ़ में पूरे वहाँ की सिर्फ अर्थव्यवस्था को नहीं संभालती, वहाँ की राजनीति को भी संभालती है। इसलिए ये जो जयराम रमेश का बयान है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। बीजेपी और कांग्रेस सहित सभी बाकी पार्टियां अक्सर दावे करती हैं कि वो अपने पाक साफ और पार्टी के लिए जीवन खपाने वाले नेताओं को मौके देती हैं चुनाव में। मगर राजस्थान में आखिरी समय में उम्मीदवारों की जैसी सूची आई है, जो नाम सामने आए हैं, जो सूचियां जारी हो रही हैं, उनसे साफ हो रहा है कि अंततः हो वही रहा है जो पार्टी के बड़े नेता चाहते हैं। ये नेता आलाकमान से अपनी बात मनवाने में माहिर है। यानी दोनों ही पार्टियों में प्रत्याशी चयन को लेकर जितने भी सर्वे या स्टडी कराई गई हों, सब के सब किनारे रख दी गई हैं। जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता मनीष गोधा बता रहे हैं कि सारा कैलकुलेशन क्या रहा। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस ने साफ कर दिया था कि विनेबिलिटी यानी प्रत्याशी का जिताऊ चेहरा होना ही एकमात्र मापदंड रहने वाला है। लेकिन विनेबिलिटी के नाम पर दोनों ही पार्टियों ने इस बार प्रत्याशी चयन को लेकर जिस तरह की स्थितियां देखी वो पहले नजर नहीं आई, और सड़क पर हो रही बगावत को इसका नतीजा माना जा सकता है। इस रिपोर्ट में हम बता रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के दावे और उनकी पीछे की कहानी। पहला दावा, समय से पहले नामों की घोषणा। कांग्रेस ने चुनाव से 2 महीने पहले ही प्रत्याशी घोषित करने का दावा कर दिया था, लेकिन पार्टी की पहली सूची ही 21 अक्टूबर को आई और अभी भी पूरे नाम सामने नहीं आ पाए। कांग्रेस अब तक कुल 5 लिस्ट जारी कर चुकी है, जिनमें 200 में से 156 नाम भी घोषित हुए।
जबकि बीजेपी ने पहली सूची 9 अक्टूबर को चुनाव की तारीख घोषित होने के साथ ही कर दी थी, लेकिन दूसरी लिस्ट देर से आई और तीसरी लिस्ट तो लगभग आखिरी वक्त पर आ रही। कार्यकर्ताओं और उम्मीदवारों में अब चिंता है कि वो इतने कम समय में प्रचार कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कई दिन तो त्योहार में ही निकल जाएंगे। अब जब इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से सवाल पूछा गया तो सुनिए वो क्या बोले। कल जो 2 सूची आई उसके बाद कुछ विधायकों में जिनके मौजूदा टिकट पे काटे गए। स्वाभाविक है, हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मैं खुद ही संतुष्ट हो सकता हूँ। सब में फैसले होते हैं 100%। मैं अगर मुख्यमंत्री भी हूँ तब भी सभी फैसले मेरी मर्जी माफिक नहीं हो सकते हैं। ये डेमोक्रेसी है, इतनी मार्जिन करके चलनी पड़ेगी। अब भले ही गहलोत इसे स्वाभाविक प्रक्रिया बता रहे हों, लेकिन लिस्ट जारी होने के बाद शुरू हुआ विरोध तो कुछ और कहानी बयां करता है। खैर, दूसरा दावा है सर्वे के बाद ही मिलेगा टिकट। कांग्रेस ने लगातार ये दावा किया कि इस बार टिकट पूरी तरह से सर्वे के आधार पर ही दिए जाएंगे। पार्टी के सभी बड़े नेता ये कहते रहे कि कार्यकर्ताओं को तवज्जो मिलेगी और पार्टी ने अलग अलग सर्वे करा रखे हैं जिनके आधार पर ही टिकट दिए जाए। लेकिन मौजूदा स्थिति ये है कि पार्टी 102 विधायकों में से 77 को रिपीट कर चुकी है। वहीं सरकार के साथी यानी बसपा और निर्दलीय विधायकों में से भी 13 को टिकट दिए जा चुके हैं। अब कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि जब सबको रिपीट ही करना था तो आखिर आवेदन लेने और बार बार सर्वे के आधार पर टिकट देने के दावे का क्या हुआ। तीसरा दावा था कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने। बीजेपी ने भी सर्वे कराने और कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेने का दावा किया था, लेकिन बीजेपी की पहली सूची ने सबको हैरान कर दिया। पहली सूची में सांसदों को उतारकर बीजेपी ने इसे मास्टर स्ट्रोक बता दिया। जब कई सीटों पर विरोध सामने आने लगा तो अगली सूची में पार्टी के मौजूदा 69 में से 51 विधायकों को रिपीट कर दिया गया और पिछली बार के हारे हुए 8 प्रत्याशियों को भी टिकट दे दिया गया। यानी दूसरी लिस्ट में पार्टी की रणनीति बदली हुई दिखी और फीडबैक वाला फैक्टर पूरी तरह से नदारद रहा। यानी सर्वे और पैमाने गए तेल लेने, सर्वे सर्वा नेता ही रहेंगे। जब पार्टियों के दावे और वादे हवा हो गए तो सालों से उम्मीद पाले बैठे नेता सड़कों पर उतर आए और कार्यकर्ता खुद को ठगा सा महसूस करने लगे। अब सवाल यह है कि आखिर टिकट वितरण में चली किसकी। आइए ये पहलू भी समझने की कोशिश करते हैं। आगजनी भी हुई है, तोड़फोड़ भी हुई है, सब कुछ हुआ है और टिकट मिलने के बाद में मैं सोच सकता हूं कि तो नाराजगी हुई होगी, स्वाभाविक भी है। पर टिकटों का इस बार वितरण जो हुआ है वो मेरे समझ बाय एंड लार्ज सबकी सलाह से हुआ है, बाय एंड लार्ज। अब उसके बाद में थोड़ी बहुत शिकायत हो सकती है। तो चुनाव हम जीत के आएंगे। इस बार जनता का फैसला हमारे पक्ष में जाएगा। आम जनता चाहती है सरकार रिपीट हो, क्योंकि हमने काम ही ऐसे किए हैं। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत विरोध और बगावत को सामान्य सी बात मान रहे हैं और शायद पार्टी इसके लिए तैयार भी थी, लेकिन टिकट आखिर किस आधार पर बांटे गए, इस सवाल के जवाब में कुछ पहलुओं पर नजर डालें। पहला है नेताओं का असर। वैसे चुनाव से पहले लग रहा था कि इस बार टिकट वितरण में नेताओं का असर नजर नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं लगता। कांग्रेस की बात करें तो लिस्ट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पसंद और नापसंद पूरी तरह से हावी दिखी। वो ज्यादातर मौजूदा विधायकों को रिपीट करने में सफल भी रहे। वहीं निर्दलीय और बसपा के विधायकों को भी पार्टी का टिकट गहलोत दिला चुके। खिलाड़ी लाल बैरवा और भगत सिंह कुंदनपुर के नाम नहीं होने से ये तो साफ है कि पार्टी ने गहलोत की नापसंदगी का भी पूरा ध्यान रखा है। खिलाड़ी लाल बैरवा ने बुधवार को ही कांग्रेस से नाराज होकर अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दे दिया है। इधर बीजेपी में चुनाव के दौरान और पहली लिस्ट में हाशिए पर दिखी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दूसरी लिस्ट के बाद मुख्य धारा में आती थी। इस सूची में लगभग 2 दर्जन नाम उनके समर्थकों के, जबकि पहले ये माना जा रहा था कि इस बार वसुंधरा के समर्थकों को ज्यादा तवज्जो या अहमियत नहीं मिलेगी। पहली सूची में उनके नजदीकी माने जाने वाले राजपाल सिंह जैसे नेताओं के टिकट कटने से इस बात के संकेत भी मिले थे, लेकिन दूसरी लिस्ट ने प्रत्याशी चयन में वसुंधरा राजे के प्रभाव को स्पष्ट कर दिया। दूसरा पहलू है उम्र और परिवारवाद। कांग्रेस ने इस बार फिर कई बार हार चुके प्रत्याशियों को मौका दिया।
अमीन खान, महादेव सिंह खंडेला और दीपेंद्र सिंह जैसे काफी उम्रदराज नेताओं को भी टिकट दिए गए हैं और परिवारवाद के आरोप का भी कोई खास ख्याल नहीं रखा गया और करीब 20 प्रत्याशी नेताओं के परिवारों से उतारे। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने भी पिछला चुनाव हारे 17 नेताओं को फिर से मैदान में उतार दिया। 70 साल से कम उम्र वाले भी 3 नेताओं को टिकट दिए गए। हालांकि उम्र के आधार पर ही 6 बार की विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काटा गया है। परिवारवाद की बात करें तो पार्टी अब तक 11 ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दे चुकी है जो किसी न किसी नेता के करीबी रिश्तेदार। तीसरा और बेहद अहम पहलू है दल बदलुओं को टिकट। बीजेपी और कांग्रेस अक्सर कहती आई है कि उनके लिए कार्यकर्ता सबसे ऊपर है और दोनों ही पार्टियों ने चुनाव से एन पहले पार्टी का दामन थामने वाले कई नेताओं को टिकट थमा दिया। कांग्रेस की बात करें तो शोभा रानी कुशवाहा, विकास चौधरी, इमरान खान और सुरेंद्र गोयल ऐसे नाम हैं जो चुनाव से पहले बीजेपी और बसपा से पार्टी में शामिल हुए हैं और इन्हें टिकट दे दिया गया। बीजेपी की बात करें तो चंद्रमोहन मीणा, ज्योति मिर्धा, सुभाष महरिया, ये वो खास नाम है जो चुनाव से कुछ समय पहले पार्टी में शामिल हुए और टिकट पा गए। अभी पार्टी की एक बड़ी सूची आनी बाकी और कुछ और नाम इसमें जुड़ सकते हैं और ये नए नाम भी हो सकते हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि चुनाव के दौरान रणनीति में स्थितियों को देखते हुए बदलाव करना कई बार जरूरी होता है और शायद इस चुनाव में भी दोनों ही पार्टियां वैसा ही कर रही हैं। इस चुनाव में एक बात खास है, कांग्रेस हो, सत्ताधारी कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों के जो उम्मीदवार अब तक घोषित हुए हैं उससे साफ लगता है कि दोनों ही पार्टियां किसी भी तरीके का रिस्क लेकर चुनाव के मैदान में नहीं उतरना चाहती कि वो किसी भी सूरत में हर सीट को जीतने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने तो सारी सीटें इस ढंग से बांट दी हैं कि जैसे उनको चुनाव लड़ना नहीं है, बस केवल जो पुराने विधायक है उनको ऑबलाइज करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की इस सूचियों में, जो कि 4 सूची अब तक जारी हुई है, उन सूचियों में दिखता है कि ज्यादातर में उन्हीं की चली है और जो विद्रोही करने वाले लोग थे उनको भी सबको टिकट मिल गया है। लेकिन फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि दोनों ही पार्टियों ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव में जीत को ध्यान में रखते हुए टिकट बांटे हैं और इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पार्टी की परंपरा, दावों और वादों को कहीं पीछे छोड़ दिया है। वोटर नहीं, नागरिक बनिए। द सूत्र के इस खास सेगमेंट में आज आपको बताते हैं महाकवि कालिदास से जुड़ी एक कहानी के कुछ अंश, जिसमें बताया गया है कि सबसे बड़े 2 मूर्ख कौन होते हैं जिन्हें इतिहास में सबसे बड़े मूर्ख की संज्ञा दी गई। उन महाकवि कालिदास की कहानी कहती है कि पहला मूर्ख वो शासक यानी राजा है जो बिना पर्याप्त योग्यता के, पर्याप्त काबिलियत के लोगों पर राज करता है, शासन चलाता है। दूसरे मूर्ख वो लोग हैं जो उस राजा को बेवजह खुश करने के लिए हर वक्त जी हजूरी करते रहते हैं, भले ही राजा गलत फैसले, गलत निर्णय ले रहा हो तो भी ये लोग उसकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। मगर द सूत्र अक्सर ये कहता है कि आपको किसी की हाँ में हाँ मिलाने की कोई जरूरत कतई नहीं है। सिर्फ एक दिन के वोटर ना बनकर 365 दिन के जागरूक नागरिक बने और गलत तो गलत कहकर सिस्टम को सही करें। आप और हम जब तक आवाज नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक सवाल नहीं पूछेंगे, जब तक सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक कुछ भी बदलने वाला नहीं है।